students. Hope for best of your health and iman. And today we have the part 2 of the zoology B chapter wise guess. ठीक है? So इस वीडियो में इस तरह से है कि हमने किया क्या है कि जो आपके बाकी 3-4 चैप्टर्स रह गए थे which you find more difficult and you want some guess or important type of questions and topics. So वो सब इसमें कंपाइल कर दिए और कंपाइल करके उसके बाद आपके लिए इसको प्रिपेयर किया है कि आप इसको देख सकें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें अगर आपको पसंद आती है. ये एक लाइक जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए आई थिंक इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so here we have the chapter number 3. ये चैप्टर नंबर 3 है आपका मल्टी सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम जोलॉजी बी. ठीक है, बी पेपर जो है उसके कंटेंट्स में से चैप्टर नंबर 3 है ये. ठीक है, सो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें है ऑरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलरिटी. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह से मल्टी सेलुलरिटी का ओरिजिन आया था, किस तरह से शुरू हुआ था कि मल्टी सेलुलरिटी घनी है या एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, किस तरह से सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज हुए हैं और उन्होंने मल्टी सेलुलर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को अपटेक किया है और किस तरह से वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हुए. ठीक है, उसमें एनिमल ओरिजिन्स भी हैं कि एनिमल का किस तरह से इसी बेस पे ओरिजिन हुआ है, एनिमल लाइक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह हुई है. ठीक है, नेक्स्ट निमेटोसिस्ट एक स्पेशल स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है निमेटोसिस्ट, इसका यूज और इसका पर्पस क्या है उसको हम देख सकते हैं और उस पर फिर ये डिपेंड करता है कि किस तरह से इसकी आप कह सकते हैं हेल्पिंग मटेरियल किस चीज़ में है, ये कहाँ से रिलेटेड है, किस किस काम के लिए ये हमें चाहिए निमेटोसिस्ट. और इनका हमें नहीं आई मीन टू से ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमने सबसे पहले ये पढ़नी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म में उनका ये लेवल है टिश्यू लेवल का, उसमें जो निमेटोसिस्ट फिर आते हैं उनमें किस तरह से उसका रोल है. ठीक है, जो नेक्स्ट फाइलम है. नेक्स्ट फिर है आपके पास ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. सो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में इस तरह से है कि आपने बताना है कि कौन कौन सी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आती है इन मल्टी ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके सब फाइलम जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं उन सब में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह से आई है. ठीक है, ये जो टॉपिक आपका है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट टॉपिक. ठीक है, नेक्स्ट दिस इज योर दी स्यूडोसिलोमेट्स बॉडी प्लान जो है ये आपका स्यूडोसिलोमेट जिसको हम एस्कलमेंथेस भी कहते हैं. इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सम इम्पोर्टेंट निमेटोड पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस. ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज बिकॉज देखिए इसमें वो पैरासाइट्स हैं जिनका ह्यूमन के लाइफस्टाइल पे, ह्यूमन की जो आप कह सकते हैं उनकी ज़िंदगियों पे इफ़ेक्ट है. ठीक है, क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं, ये डिसीज कॉजिंग एनिमल्स हैं, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं नीमाटोड. तो उनका क्या रोल है, तो ये हैं वो चैप्टर्स जिन पे मुझे कहा गया था कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का बता सकूं. क्योंकि अब ये तो नहीं होता ना कि हर चैप्टर में ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो या हर चैप्टर में ही 2-2 3-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो, ऐसा नहीं होता. कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें होता है कुछ में नहीं होता. तो ये चैप्टर नंबर 5 है फ्रॉम जोलॉजी पेपर बी. ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जो मैंने उसको रीड आउट किया तो उसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सब एज यूजल. और इट्स आप कह सकते हैं वो रोटीफिरा एंड ये वो. इसमें ये है कि आप देख सकते हैं रोटीफिरा की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम और लाइफस्टाइल कैसा है रोटीफिरा का. इसके अलावा और उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि आप उसके लिए इतना ज़रा वरी करें. वो इस तरह से कि बाय चांस अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, लेकिन एज अगर पेपर सेटर ये चेक करना चाहता है कि कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं और वही उसने देने हैं तो उस सेंस में वो चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले भी इतनी दफ़ा इस बात को बताया है कि अगर मैं आपको गैस देती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस के बारे में बताती हूँ तो इट्स डजंट मीन डैट के आप वही कर लें और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा. ये बात नहीं है. ये जो टॉपिक्स हैं ये गैस आपको इसलिए दिए जाते हैं कि इन केस अगर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं या आपको ये है कि मुझे कुछ भूल जाएगा या काफ़ी जो है आप परेशान हैं इस चीज़ के लिए,
तो एटलीस्ट जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ वो टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। उसमें फिर ये है, मैं आप मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम सिर्फ यही टॉपिक्स और यही क्वेश्चंस कर ले तो कितने परसेंट तक पेपर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से मैं आपको बताऊं कि आप कितने परसेंट पेपर का अपना सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं, तो उस केस में तो मेरे ख्याल से आप जो हैं वो 60 to 70% कर लेंगे। लेकिन अब वो जो 30 to 40% आपका पीछे रह जाता है पेपर, वो 30 to 40% इज नॉट अ माइनर थिंग, वो कोई छोटी बात नहीं है कि आप उसको छोड़ दें और वो आपको अच्छा सा वो कहते हैं ना टफ टाइम दे सकती है। तो इसलिए वो जो 30-40% आपका रह गया है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव आता है। मोस्टली जोलॉजी में ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और काफ़ी ज़्यादा कहते हैं सिंगल लाइन में से भी ब्लैंक आ जाती है। इट्स ट्रू। कोर्स मैंने भी बीएससी में ये सब किया, तो उसमें भी ये है कि वो इस हिसाब से उसको करना पड़ता है कि आपको सिंगल सिंगल लाइन भी प्रिपेयर करनी पड़ती है जोलॉजी में, ठीक है। तो फॉर दैट केस आप इस चीज़ को ज़रा माइंड में रखा करें कि अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बताती हूँ तो वो इस सेंस में बताती हूँ कि अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो एट लीस्ट जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो आप 100% तक रेडी करेंगे। उनमें से अगर कुछ आता है तो आप उसमें बिल्कुल कहते हैं 0.25 मार्क को भी आप उसमें लाइक वो आपको डिडक्ट ना कर पाए, इस तरह से आप राइट कर सकें, ठीक है। और जो आपने थोड़ा उसको कम उस पे जिस पे मेहनत की है, इतना वर्क नहीं किया जिन टॉपिक्स पे, तो उन टॉपिक्स से एटलीस्ट जो आपका 30-40% है उसको कवर करने की कोशिश करें। अगर आप 60 to 70% इन टॉपिक से कर लेते हैं तो 10-20% आप नेक्स्ट टॉपिक से कर लेंगे, तो 80 से अबव आप आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा अपना टारगेट जो है वो हाई रखा करें। जितना आपका हाई टारगेट रहता है उतना ही ज़्यादा आप हार्ड वर्क करते हैं। अगर आपने अपना टारगेट ही 50-60% तक रखना है, ओ इट्स पासिंग, ओ इट्स और राइट, अगर हम पासिंग मार्क्स ले लेते हैं तो ठीक है बस, तो फिर आप उतनी ही मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आप अपना टारगेट हाई रखते हैं और आप सोचते हैं कि आपने करना है, तो फिर ये है कि आप वाकई उस पर हार्ड वर्क करते हैं। अगर आपका टारगेट 90% 100% है तो फिर आपका टारगेट बेस्ट होता है, ठीक है। और आप उस पर उतना ही देखिए, अगर आप 100% का टारगेट रखते हैं ना तो आप 95% और 90% पे ज़रूर आते हैं। लेकिन अगर आपने टारगेट ही 60-70% का रखना है तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आप 40-50 से परसेंट से भी अबव जा सकते हैं, ठीक है। सो काफ़ी बातें हो गई हैं आज की वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी क्वेश्चन की थी जो आज की डिस्कशन में भी मैंने कोशिश की कि आपको बता दूँ। सो इसके अलावा फिर नेक्स्ट भी टॉपिक आप कनेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी बनेगी उस टॉपिक पे कि आपको सरगोदा यूनिवर्सिटी का जोलॉजी का पेपर पैटर्न इंशाल्लाह मैं बता दूंगी, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।